पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ा बवाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा। सिद्धू बोले, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी भूचाल आ गया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है, जिसमें लिखा है, इंसान का पतन समझौते से होता है। मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के नाराज होने की कई वजह मानी जा रही है। मंत्रालय के बंटवारों में सिद्धू की नहीं चली। अफसर और अधिकारियों की नियुक्ति से भी सिद्धू खुश नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनकी समर्थक कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी दिया इस्तीफा। चन्नी कैबिनेट से कुछ और मंत्री भी दे सकते हैं इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया और आफत पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आ गई। सिद्धू के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद उनकी समर्थक कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी सिद्धू के पक्ष में इस्तीफा दे सकते हैं। ये दोनों सिद्धू के समर्थक माने जाते हैं। पंजाब के मौजूदा सियासी संकट के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर निशाना। अमरिंदर ने सिद्धू को अस्थिर व्यक्ति कहा। पंजाब कांग्रेस में मचे भूचाल के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए, लेकिन उनके आने से पहले ही अटकलों का जोर था। इस बीच सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो कैप्टन को सिद्धू पर हमला करने का मौका मिल गया। मैंने कहा था अबे यार आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। कैप्टन ने बताया कि वो निजी दौरे पर दिल्ली आए हैं और नए मुख्यमंत्री के लिए कपूरथला हाउस खाली करके लौट जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद फिलहाल अब चल रही है पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की जुगत। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू हमारे नेता हैं। सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। ਇਹਦਾ मतलब ये है ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ प्रॉब्लम की है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू को अनगाइडेड मिसाइल करार दिया। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब अगले कुछ महीनों में ही पंजाब में होने हैं विधानसभा चुनाव। सीपीआई छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। इस तरह कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कन्हैया कुमार को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। उनके साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी मंच पर थे। हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। इससे पहले कन्हैया कुमार राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। कन्हैया कुमार साल 2019 में सीपीआई की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि तब उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी, लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ने का ऐलान जरूर किया।
गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। उनके साथ शहीदी पार्क भी गए। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण भी किया। बाद में कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस मुख्यालय में भी आए, लेकिन कांग्रेस में आज औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए। आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूँ ना, ये सबसे प्रमुख बात है। जिग्नेश मेवाणी गुजरात के वडगाम से 2017 में विधायक बने थे। पेशे से पत्रकार रहे जिग्नेश गुजरात के ऊना दलित आंदोलन से चर्चा में आए थे। कांग्रेस में शामिल होने के लिए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने चुना खास दिन, भगत सिंह की शहीदी दिवस के दिन। दोनों नेता राहुल गांधी के साथ शहीदी पार्क भी गए। दिल्ली के शहीदी पार्क में कांग्रेसियों का ये जमघट एक खास मौके के लिए था। यहाँ राहुल गांधी आए। कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल होने वाले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी भी आए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल आए। राहुल गांधी से लेकर कन्हैया कुमार तक सबने सिर पर बसंती पगड़ी बांधी। बाद में कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खास दिन का मतलब समझाया। आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, अभी ये साफ नहीं है। अफगानिस्तान के तालिबानी निजाम ने दाढ़ी कटवाने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान ने दाढ़ी कटवाने को गैर इस्लामिक करार दिया। अफगानिस्तान में अब दाढ़ी कटवाने वालों के लिए शामत आ सकती है। तालिबान का हज्जामों को फरमान है कि वो न शेव करें और न ही किसी की दाढ़ी काटें। अभी ये आदेश दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में जारी किया गया है। इसने वहां के लोगों के सामने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान में लोगों ने क्लीन शेव या हल्की दाढ़ी का चलन काफी अपनाया था, लेकिन तालिबान के नए हुक्म के बाद अब लोगों के लिए उलझन और तनाव बढ़ गया है। तालिबान 90 के दशक में जब पिछली बार सरकार में आए थे, तब भी उन्होंने मर्दों के लिए दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया था। जाहिर है 2 दशक बाद भी तालिबान के इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन के एयर शो में 40 देशों की कंपनियों का जमघट, हवा में दिखाए गए हैरत अंगेज करतब। चीन के जुहांग शहर में इस एयर शो में सांसें थाम देने वाले करतब देखने को मिले। इस एयर शो की शुरुआत चीन की एयरफोर्स एरोबेटिक्स टीम ने की। इस टीम ने आसमान पर रोमांचक प्रदर्शन किया। इस 13वें इंटरनेशनल एयर शो में 40 देशों की 700 कंपनियों ने हिस्सा लिया। यहाँ 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। कोरोना महामारी के बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन इस एयर शो को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं संघ की बड़ी साजिश नाकाम। उरी में पाकिस्तान का जिंदा आतंकी हुआ गिरफ्तार। उरी जैसे हमले की एक बार फिर की जा रही थी साजिश। हथगोले हथियार यहाँ लाइन से रखे गए हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर आतंकवादी उरी जैसे हमले की एक बार फिर से साजिश रच रहे थे। ये खुलासा सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में हुआ, जिसमें एक जिंदा आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये उसी पाकिस्तानी आतंकी की फोटो है। गिरफ्तार आतंकी का नाम अली बाबर पात्रा है। अली बाबर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य है, जो पाकिस्तान में करीब 3 महीने की आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। आतंकियों की घुसपैठ का मकसद 2016 के उरी जैसे बड़े हमले को अंजाम देना था। This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control
along with supplies. इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां बीएसएफ ने यहां पाकिस्तान की एक साजिश को नाकाम करते हुए न केवल नशीले पदार्थ बल्कि हथियार और गोला बारूद के साथ साथ नकली करेंसी भी बरामद की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के तैनात जवानों को ये बैग मिला और इस बैग को जब खोला गया तो इसमें न केवल ये नशीले पदार्थ जो करीब 1 किलो के नशीले पदार्थ हैं, न केवल बीएसएफ को ये नशीले पदार्थ मिले बल्कि 8 मैगजीन, 100 राउंड और 4 पिस्टल भी यहाँ पर बरामद हुई हैं। इन 4 पिस्टल्स में से अगर बात करूँ तो इन 4 पिस्टल्स में से 3 पिस्टल चाइनीज़ हैं और 1 पिस्टल जो है वो पाकिस्तान है। ये मेड इन पाकिस्तान वाला पिस्टल आप देख सकते हैं, ये चाइनीज़ पिस्टल है और इसके ऊपर स्पेशल गिफ्ट लिखा गया है। मतलब चीन जो है वो पाकिस्तान को इस तरह के विशेष तोहफे दे रहा है। एबीपी न्यूज की खबर का असर धर्मांतरण के लिए भड़काने के आरोपों में फंसे यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की जांच करेगी एसआईटी। ये वही वीडियो है जिसके एक बार फिर वायरल होने से यूपी में अवैध धर्मांतरण का नया विवाद सामने आ गया और आरोपों के घेरे में आए हैं यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। इस वीडियो में आईएएस अधिकारी धर्मांतरण के लिए उकसाते दिख रहे हैं। अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है, कैसे होगा? यहाँ साथ बैठे इनको काम करना चाहिए, इनको भी काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा। ये मामला तूल पकड़ा तो आईएएस के मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंपी गई है। धर्मांतरण के मामले को लेकर के हमारी सरकार पहले से ही सख्त है। इस मामले हम कानून भी बना चुके हैं और जो भी जबरन या प्रलोभन देकर के इस प्रकार के धर्मांतरण की कार्रवाई करता है, हम ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट के उपचुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन उपचुनाव के फैसले पर की कई कड़ी टिप्पणियां। 2 दिन बाद 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के फैसले के खिलाफ याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई थी। दलील दी गई कि 2 मई को इस सीट पर चुनाव नतीजा आ गया था और अब फिर चुनाव से जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा तो चुनाव आयोग से जवाब आया कि अगर भवानीपुर सीट से तय समय के अंदर उपचुनाव नहीं होता है तो राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। दरअसल ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थी और अब उनके सीएम पद पर बने रहने के लिए जल्द से जल्द किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसलिए वो भवानीपुर से अपने विधायक की जीती सीट पर उपचुनाव में खड़ी हुई। महाराष्ट्र के यवतमाल में यात्रियों से भरी बस पानी में बह गई। ड्राइवर की गलती की वजह से 50 लोगों की जान खतरे में आ गई। पानी में बह रही एक बस है और उस पर एक शख्स आपको दिखेगा। सोचिए इतनी बड़ी बस हजारों किलो की कैसे पानी की लहरों में खिलौने की तरह बह जाती। दिल दहला देने वाला ये हादसा महाराष्ट्र के यवतमाल में हुआ। हादसा उमरखेड़ शहर से 2 किलोमीटर दूर दहा गांव के पास नदी पे बने एक ब्रिज पर हुआ। बाढ़ के पानी में पुल डूबा था। राज्य परिवहन की यह बस नांदेड़ से नागपुर जा रही थी। बस चालक ने बाढ़ की तीव्रता को देखने के बावजूद यात्रियों की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया और हादसा हो गया। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत की खबर अब तक सामने आई है। कमजोर पड़े गुलाब तूफान का असर जारी। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। महाराष्ट्र के बीड और उस्मानाबाद में गुलाब तूफान का असर कुछ इस तरह दिखा। ऐसी बारिश हुई कि बीड और उस्मानाबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखिए कैसे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। गुलाब तूफान से तेज बारिश हुई जिससे नदी नाले उफान पर है, रास्ते डूब गए हैं। तो क्रेन मशीन से इस तरह से लोगों को सुरक्षित जगह लाया गया। गुलाब तूफान की वजह से विदर्भ और मराठवाड़ा में मौसम खराब हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे गुलाब तूफान ने पहले आंध्रा में हालत खराब की है और अब महाराष्ट्र के कई जिलों में आफत बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। अनिल परब ने कहा बेटे की कसम कुछ भी गलत नहीं किया।
मुंह पर मास्क लगाएं। सफेद कपड़ों में ये है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब। शिवसेना के नेता अनिल परब से आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। ईडी के दूसरे समन के बाद पहुंचे थे अनिल परब। अनिल परब ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हाथ से कोई गलती नहीं हुई है और इसलिए मैं आज जो मुझे सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देने जा रहा हूं। अनिल परब पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिजॉर्ट से जुड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जिस पर परब ने सोमैया को मानहानि की कानूनी नोटिस भी भेजी है। इमारतें ढह गई। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आपको एक गैरेज के अंदर का हिस्सा दिख रहा है। यहाँ कुछ लोग कार के साथ खड़े हैं। अचानक सब भागने लगते हैं और देखिए भागने की वजह हिलती हुई इस कार से आपको पता चलेगी। ये मंजर बना ग्रीस में जब यहाँ कल करीब 6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे। ग्रीस के आइलैंड पर भूकंप के ये झटके लगे जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुँचा है। भूकंप से हुए हादसों में एक शख्स की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। भूकंप के झटके सबसे ज्यादा ग्रीस के शहर हेराक्लियन में महसूस किए गए हैं। कई स्कूलों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसों में बाल बाल बचे हैं छात्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।